जय हिंद दोस्तों, दक्ष कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे संविधान में भाग 3 में वर्णित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो है मौलिक अधिकार। सबसे पहले मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार वे आधार पूर्ति अधिकार होते हैं जो नागरिकों के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए दिए जाते हैं। मौलिक अधिकारों के बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। यह वह मूल अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता अथवा यूँ कहें कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित किए गए हैं। संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक कुल 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, मौलिक अधिकारों का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को, जिसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के मैग्ना कार्टा के रूप में भी किया गया है। मूल रूप से यूँ कहें कि संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो दोस्तों मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। जब मूल रूप से संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस समय भारतीय संविधान में कुल 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। अभी भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। आपातकाल अनुच्छेद 352 के समय अनुच्छेद 20 और 21 के अलावा सभी मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लग जाता है। मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं और इनके संरक्षण के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। मौलिक अधिकार स्थायी नहीं होते हैं। संसद इनमें मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। हालांकि केशवानंद भारती केस के समय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस अफसर संबंधित व्यक्तियों के मौलिक अधिकार पर संसद प्रतिबंध लगा सकती है। आइए अब बात करते हैं अपने मूल अधिकारों की। तो सबसे पहला जो हमारा मूल अधिकार है दोस्तों, वो है समता या समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। अनुच्छेद 14 की बात करें तो अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता का प्रावधान किया गया है। यानी भारतीय संविधान के तहत सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होगा और सभी कानून के समक्ष सभी नागरिक भी समान होंगे। दोस्तों, अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन सभी आधार को लेकर सभी व्यक्ति समान तरीके से व्यवहार करेगा। अनुच्छेद 16 में प्रावधान किया गया है कि भारतीय संविधान में लोक नियोजन के अवसर में सभी के साथ समानता की जाएगी। यानी अनुच्छेद 16 में अवसरों की समानता का प्रावधान किया गया है। लेकिन अनुच्छेद 16 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ विशेष प्रावधान भी किया गया है, जिसे हम आरक्षण कहते हैं। अनुच्छेद 17 के तहत प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत को लेकर भेदभाव नहीं हो सकेगा। यानी अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में किया गया है। अनुच्छेद 18 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 18 के अनुसार भारतीय नागरिकों को किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जा सकेगी, लेकिन सेना और विद्या संबंधी सम्मान देने के लिए नागरिकों को छूट दी गई है। भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण,
जैसे पद्मश्री और सेना द्वारा दिए जाने वाले परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र आदि पुरस्कारों का उल्लेख अनुच्छेद 18 के तहत किया गया है। अर्थात राष्ट्रीय पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत दिए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा मूल अधिकार आ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 19 में मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 19F के तहत संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। तभी अनुच्छेद 19 में अब 6 तरह की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। ये 6 तरह की स्वतंत्रताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 है अनुच्छेद 19A, जिसको कह सकते हैं बोलने की स्वतंत्रता, या इसी को कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19B शांतिपूर्ण बिना हथियारों के कहीं भी मीटिंग करने की, इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। 19C में संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। और 19D में देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। 19E में देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता दी गई है। और 19G में देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान है। जबकि दोस्तों अनुच्छेद 19A के तहत प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन भी किया गया है। अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 20 के अनुसार 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। दोस्तों नंबर 1, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी, 2 बार नहीं दी जा सकती। नंबर 2, अपराध के लिए सजा जब अपराध किया है उस समय बने कानून के अनुसार ही सुनाई जाएगी, ना कि बाद में बनाए गए कानूनों के अनुसार। नंबर 3, किसी भी व्यक्ति को उसके स्वयं के खिलाफ न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखेंगे अनुच्छेद 21, जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण या जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार का प्रावधान किया गया है तथा अनुच्छेद 21 में सरकार का यह दायित्व है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। इसलिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी NGT की स्थापना 2010 में की थी। अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। यह प्रावधान 86 संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 के तहत कुछ दशकों में गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तार करने का कारण पूछने का हक होता है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। इसमें आने जाने के समय के अलावा 24 घंटे का प्रावधान है। गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार भी प्राप्त है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे अपना अगले मूल अधिकार की, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 3 हमारा ये अधिकार होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में इसका प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 23 की, जिसमें कहा गया है
कि किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री, गुलामी, बेकारी या किसी भी प्रकार का जबरदस्ती काम नहीं कराया जाएगा। इसे हम श्रम निषेध भी कह सकते हैं और ऐसा करने पर किसी भी व्यक्ति को दंडनीय अपराध दिया जा सकता है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 24 की। तो अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को भारी कामों, कारखानों में नहीं लगाया जा सकता है। यह भी दंडनीय अपराध होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपनी दोस्तों चौथी स्वतंत्रता के बारे में, जो कि है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। तो आइए बात करते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार दिए जाने का प्रावधान किया गया है। जैसे अनुच्छेद 25। अब अनुच्छेद 25 के तहत कोई भी व्यक्ति भारत में किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 के तहत किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व शोषण करने का अधिकार प्राप्त है, अर्थात धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में दी गई है। अनुच्छेद 27 की बात करें तो इसके तहत व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए निश्चित की गई हो। यानी धर्म के नाम पर पैसा इकट्ठा करो, वो कर दे नहीं होगा। अनुच्छेद 28 की बात करी जाए तो अनुच्छेद 28 के तहत सरकार द्वारा संचालित शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा किसी भी धर्म विशेष के धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए किसी भी बालक को या पेरेंट्स को बाध्य नहीं किया जाएगा। दोस्तों पांचवा मूल अधिकार होगा अपना संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी मौलिक अधिकार। भारतीय नागरिकों को अपनी संस्कृति और शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनमें से एक अनुच्छेद बनता है 29 और एक 30। दो अनुच्छेद दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 29 की। अनुच्छेद 29 के तहत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है तथा केवल भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति के आधार पर किसी को भी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से रोका नहीं जा सकता, ये भी कहा गया है। और भारत के 6 समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं और इन 6 के नाम आपको याद रखने होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो भारत के 6 समुदायों को अल्पसंख्यक माना गया है, जिसमें से मुसलमान, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन, ये 6 संप्रदाय भारत में अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं। अनुच्छेद 30 की बात करें तो अनुच्छेद 30 के अनुसार कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। जैसे मुसलमान वर्ग अपने लिए मदरसे संचालित करता है, उसी तरह से कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी शिक्षा और संस्कृति को बनाए रखने के लिए अपने लिए स्कूल वगैरह चला सकते हैं। इसके बाद देखेंगे दोस्तों अंतिम और छठे मूल अधिकार को हम लोग देखेंगे, जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 30 दोस्तों निरसित कर दिया गया, खाली कर दिया गया था, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। और उसके बाद अनुच्छेद 32 से छठा मूल अधिकार हमारा चालू होता है, जो कि है अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35 तक। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, अगर यह अधिकार नहीं होता दोस्तों, अगर यह अधिकार नहीं होता तो मौलिक अधिकार को लागू करने का कोई तय मापदंड नहीं होता। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 32 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के समय
सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की दोस्तों रिटें जारी की जा सकती हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षा। तो दोस्तों सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करें तो यह रिट तब जारी की जाती है जब एक व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया गया हो। तो दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करें तो यह रिट तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके बाद दोस्तों परमादेश का उल्लेख उस समय किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है। उस समय न्यायालय ने यह आदेश जारी करके उससे अपने कार्य करने के बारे में बताता है। नंबर 3 प्रतिषेध यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों को जारी किया जाता है। इस आदेश में कहा जाता है कि आप अपनी कार्रवाई अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर न करें, अपने दायरे में रह करके करें। इसके बाद दोस्तों नंबर 4 उत्प्रेषण। इसके द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालयों को निर्देश दिया जाता है कि वह अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। और इसके बाद आता है आखिरी नंबर 5 अधिकार प्रक्षा के तहत न्यायालय किसी ऐसे पदाधिकारी को आदेश देकर उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि वह कोई काम किस अधिकार के तहत कर रहा है। यानी कि यह तब जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी कार्य कर रहा है लेकिन वैधानिक रूप से उसे वह अधिकार नहीं है। दोस्तों मौलिक अधिकार के इस टॉपिक में हमने 6 मूल अधिकारों को बहुत ही सरल भाषा में समझा है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं संविधान के अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।